साथियों नमस्कार। इस यूनिट 5 ये जो मौर्य वंश है और इसमें सम्राट अशोक के बारे में, ये पीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो देखो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायोनिसियस किसे निर्दिष्ट करता है? ये डायोनिसियस शिव को निर्दिष्ट करता है। अब देखो, ये अशोक के शिलालेख हैं और प्रमुख विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिलालेख 2, इसमें पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय। शिलालेख 5 जो है ये क्या है? धम्म महामात्र संस्था की व्याख्या। और शिलालेख ये 8 है का धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ। और शिलालेख 9 ये रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। तो देखो, ये थोड़ा सा आपको फैक्ट से याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक एक करके तो याद ही कर सकते हैं कि भाई शिलालेख 2 में क्या है? पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण के लिए। जब आप फिर दोबारा सोचें तो फिर चौथे के लिए देखिए, 5वें के लिए, 8वें के लिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है, सोह गौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख से अकाल से निपटने के उपाय का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, मौर्य काल में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। अकाल जब होता था तो जिस तरीके से गरीबों को राशन या अनाज दिया जाता था, तो इसके प्रमाण मिलते हैं। कौन से हैं? सोह गौरा ताम्रपत्र और महास्थान। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य द्वारा मगध का शासन प्राप्त करने की कथा का वर्णन दिया गया है मुद्रा राक्षस में। ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। अब देखो, ये कुछ अधिकारी हैं और मौर्य राजतंत्र में इनके कर्तव्य क्या हुआ करते थे, बहुत पूछा जाता है। समाहर्ता कौन थे? ये दरअसल कलेक्टर होते थे, जो कर संग्राहक। और सन्निधाता कौन होते थे? ये कोषाध्यक्ष या भंडाराध्यक्ष कहते थे इन्हें। नागरिक या नगर मजिस्ट्रेट होते थे और अक्षपटलिक ये केंद्रीय लेखाधिकारी होते थे। मौर्य शासनकाल में करों का ब्यौरा किस तरीके से है, ये देखो आपको इसमें मिलेगा। तो मौर्य शासनकाल में कौन पिंड कर क्या होता था? ये पूरे गांव से संयुक्त रूप से वसूल किया जाने वाला कर था। भाग, देखो बलि और भाग तो आप जानते ही हैं, ये राजा को जो भेंट दी जाती थी, ये उपकर था। प्रतिकर ये अतिरिक्त कर था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है हिरण्य और प्रणय। हिरण्य क्या था? नगद कर था। और प्रणय कौन था? ये आपात कर था। उदक भाग भी बहुत पूछा जाता है, ये सिंचाई कर था। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि उत्संग क्या है। भाई उत्संग तो नाम से ही लगता है, उत्सवों में राजा को भेंट जो दी जाती थी। पार्श्व, ये अधिक लाभ अर्जित करने पर जो अतिरिक्त कर लगता था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये आज का इनकम टैक्स है। चलो आगे देते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये तथ्य याद रखना। शिलालेख 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के काल में अधिकारियों का आरोही क्रम क्या? महामात्र, राजुक और प्रादेशिक। ये छोटा अधिकारी है महामात्र, भी उससे बड़ा इस तरीके से है। अगला है, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है जो प्रधान पदाधिकारी थे। अंतपाल कौन था? ये भी बहुत पूछा गया है। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली? जेम्स प्रिंसेप ने, ये 1837 में। इसके बाद आता, अब 1837 है क्या 1937, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। समिति में कितने सदस्य होते थे? तो देखो 30 सदस्य हैं। अगला, कौन शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य।
और उसने किसकी सहायता से गद्दी हासिल की थी? नंदों का विनाश करके। तो देखो ये चाणक्य की सहायता से, चाणक्य उसका प्रधानमंत्री भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा आता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद फिर आता है अशोक, और अशोक के काल में ही सारा मौर्य साम्राज्य का जो जितना भी विस्तार हुआ सबसे ज़्यादा वो इन्हीं के काल में, अशोक के काल में। तो ये जो बिंदुसार हैं ये ध्यान में रखना है, इनको अमित्र घात के नाम से ही, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है? ये भाब्रू का शिलालेख है। नेक्स्ट, श्रवण बेलगोला संबंधित है किससे? जैन मत से संबंधित है। और श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। अभी आपके सामने एक कई तथ्य ऐसे आएंगे, जैसे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में तो है ही। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में यहीं पे पहाड़ी पे चले गए थे, और वहीं पर भद्रबाहु इनका जो गुरु था, जैन गुरु, अंत में वो बौद्ध भी हो गए थे। तो ये सारी जानकारी आपको आगे भी मिलेगी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। तो हमारे द्वारा जो हमें जो समझना है, इसमें ये समझना है कि भाई अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में है। अब यदि ये आ जाए कि क्यों है प्राकृत में, तो ये आप समझ सकते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अगला है, किस ग्रंथ में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? दिव्यावदान। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए? खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और आर्माइक। अगला है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो देखो, अशोक का नेत्तुर अभिलेख और रुद्रदामन का जूना अभिलेख, ये ध्यान रखिए। तो भाई रुद्रदामन का जूना अभिलेख तो इनका है नहीं, लेकिन ये अशोक का जो नेत्तुर है उसमें तो मिलता ही है। हालांकि आगे प्रश्न आएगा अशोक के किन अभिलेखों में, तो मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर, और मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर, और देखो नाम क्रम से मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर, इनमें इसका उल्लेख होता है। आगे एक और भी कोई है। किसने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? देखो मेगास्थनीज ने कहा है। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो देखो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके बाद आता है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? ये टकसाल का प्रभारी कर्मचारी होता था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुए थे? ये तक्षशिला में। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्माइक से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन है? विशाख दत्त। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? देखो यही आपसे चर्चा करें तो मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर और ये उदय गोलम, ये जो अभिलेख है ये याद नहीं आ रहा था। किसमें चंद्रगुप्त मौर्य परिषद का उल्लेख है? अर्थशास्त्र। धम्म शब्द से अशोक का अभिप्राय क्या है? तो ये देखो, ये ऑप्शन के अनुसार है, माता पिता की शुश्रूषा, जीवों के प्रति अहिंसा, खर्च और बचत दोनों में मिताचार। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन तड़ाग के निर्माण का श्रेय है। किसको श्रेय है? ये वैश्य पुष्यगुप्त को है। अब देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल में कुमार नियुक्त किए थे। ये भी कुमार एक बड़ा अधिकारी होता था। तो इसमें 3 आपको याद रखना है, तक्षशिला में, तोसली में और उज्जैनी में। ठीक है। कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म स्थीय और स्थलीय नहीं है, धर्म स्थायी है। और कंटक शोधन क्या है? दरअसल धर्म स्थयी और कंटक ये दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं, न्यायालय हैं। तो धर्म स्थयी को याद रखना, पहले क्रम याद रखोगे तो याद भी रहेगा कि पहले धर्म स्थयी है, वो दीवानी है। बिंदुसार की राजसभा में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार की राजसभा में मेगास्थनीज के बाद कौन सा राजदूत आया? ये डाइमेकस। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? जिसका जिक्र हमने अभी कर ही रहे थे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। वहीं तो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु। सोपारा कहाँ स्थित? महाराष्ट्र में। चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? सर विलियम जोन्स हैं। याद रखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि भाई सेंड्रोकोटस कौन है? तो चंद्रगुप्त
मौर्य। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप। ये देखो लगता है दोबारा आ गया है। अगला है विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? ये 13वां शिलालेख है। मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? ये पण था, ये जो चांदी का होता था, बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? प्लूटार्क ने। अब साथियों एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि आप इतने प्रश्न, मुझे लगता है 100 प्लस ही तथ्य होंगे तो सभी को जोड़ दिया जाए, और यदि आप इतना वास्तव में कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका प्रश्न गलत हो सकता है। दूसरा, कुछ चीज़ें एक आध भले मिस हो जाएं तो वो आगे कवर हो जाएंगी। संपूर्ण रूप से काफ़ी अच्छे फैक्ट्स इसमें हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, और बुक्स का भी सहारा लिया गया है। तो एक एक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न की कितनी चुनौती होती है वो आप कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राज्य के सप्तांग में सम्मिलित है। तो देखो ये स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र, ये आप रट लीजिए। कभी पूछेगा कि तीसरा कौन है, क्रम से भी पूछ लेते हैं, अंतिम कौन है। 7 सप्तांग का मतलब 7 अंग, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। स्वामी होता है, स्वामी का मतलब राजा, अमात्य उसका जो प्रधानमंत्री एक तरीके से, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मौर्य काल में सीताध्यक्ष क्या था? कृषि था। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये किसका कथन है? कौटिल्य का। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? पुष्यगुप्त। किस अभिलेख से पता चलता है कि अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? तो देखो शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। हाँ, महास्थायी भी है, आपने देखा होगा। अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, ये किसमें दिया है? 13वें अभिलेख में। अशोक का समकालीन अंत शासक जो था अंत्योक कहाँ का शासक था? सीरिया का था। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर 1/8 घटाकर 1/8 कर दिया था? लुम्बिनी में। ये रुम्बनदेई भी आप समझ लीजिए, दरअसल ये रुम्बनदेई उसका आधुनिक नाम है। ये बुद्ध की जन्म स्थली थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से बहुत लगाव हो गया था, और इसी के कारण उसने युद्ध से तौबा भी कर लिया था। कलिंग युद्ध जो हुआ था, तो उसी के उसमें उस लुम्बिनी में उसने जो कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अब ये देखो निम्नलिखित उपनाम है, तो ध्यान रखना। हमने सेंड्रोकोटस अभी चर्चा की थी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, किसने कहा है? सर विलियम जोन्स ने। अमित्रघात बिंदुसार को, और प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। विष्णुगुप्त जानते हैं चाणक्य का दूसरा नाम है। किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है? प्रथम पृथक शिलालेख में। अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लक्षणाध्यक्ष का था। कौन जिला एवं गांव के बीच के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार होता था? गोप। पौतवाध्यक्ष का कार्य क्या था? माप तौल करना। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगर बसाया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किससे किया? ये मोगलीपुत्तिस से किया। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? ये ग्रामीण अधिकारी थे। देखो याद होगा आपको एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई। बिम्बिसार की पत्नियां कौन कौन थीं? कोसला देवी, चेल्लाना, क्षेमा। इसके बाद देखो ये जो पेज है ये थोड़ा सा गंदा पेज है, इसको दूसरी बार हमने किया है। देखो यही है, शायद देख लो उसको, कोई वो नहीं है। देखो अशोक का कौन सा अभिलेख है? ये बहुत गंदा, तो इसको दोबारा हमने वो किया है। अशोक का कौन सा अभिलेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। मौर्य काल में रूप दर्शक कौन था? ये सिक्कों का परीक्षक था। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर क्या था? ये आपात कर था। इसका पिछले हमने सारे करों को इकट्ठा करके वो किया है। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कौन था? पर्णयाध्यक्ष था, जो माप तौल का होता था। किसने मौर्य काल में जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? खारवेल ने। इसके बाद
जैनों के लिए, ध्यान रखिए इसमें कन्फ्यूजन मत पालिए, खारवेल ने और जो अशोक और दशरथ ने गुफाएं उपलब्ध कराई थी, बनवाई थी, ये थी उनकी क्या नाम है, अशोक और दशरथ ने आजीविकों के लिए। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही, तो देखो पहले अश्व है, फिर सिंह है, फिर हाथी है और वृषभ लास्ट में है। तो बस थोड़ा सा याद करने का भी ये है कि अपना पहले अश्व को रखना। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्र का उल्लेख है? 13वां शिलालेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संस्था शब्द है गुप्तचर व्यवस्था से। किसने लिखा भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? मेगास्थनीज ने। दास प्रथा नहीं थी, ये भी इन्होंने कहा है। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित दो शब्द एग्रोनोमी और एस्ट्रोनोमी, देखो ये PCS 2020 में शायद पूछा गया था, यदि आपको याद हो कि 21 में या 20 में। एग्रोनोमी क्या था? ये नगर में सड़क और भवन निर्माण का कार्य करने वाले अधिकारी थे। एस्ट्रोनोमी नगर अधिकारियों को कहते थे। सिक्के ढालने वाले अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। और सौराष्ट्र प्रांत में जो ये प्रश्न, इससे कम से कम 10 फैक्ट्स आपके तैयार हो जाते हैं। सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील से संबंधित तथ्य हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय इनका कौन था? वो पुष्यगुप्त था, जिसने झील का सर्वप्रथम सौराष्ट्र में झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो इसका जो शासक था वहाँ का राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था झील का निर्माण। फिर अशोक के काल में तुषास्प हुआ, इसने बांध का निर्माण कराया था। अब रुद्रदामन आए, अब ये देखो थोड़ा सा अलग वंश के बात है, शक शासक है सुविशाख, इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। ऐसा था बांध ये टूट गया था तो इसका पुनर्निर्माण कराया था, जनता से पैसे वैसे नहीं वसूले। अब आता है गुप्त काल में, स्कंद गुप्त के काल में जो उनका चक्रपालित था, तो उनके समय में तो उस टूटे हुए बांध टूट गया था तो फिर से उसको कराया था। मौर्य काल में देवनागरी की उपाधि धारण की थी अशोक और दशरथ ने। ध्यान रखिए इन्होंने, इन दोनों ने ही आजीविकों को गुफाएं भी बनवाई थी। पाटलिपुत्र का प्रशासन ये द्वारा आ गया है, एक समिति द्वारा होता था। तो समिति में कितने सदस्य? 30 थे। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? तिष्य था। किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला है मौर्य वंश के किन राजाओं ने आजीविकों के लिए, यही बात हमने पहले कही है। अशोककालीन बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा, ये आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, अशोक ने बनवाई थी। याद रखिए सुदामा गुफा ये 12वें वर्ष बनवाई गई थी शासन के, और ये 19वें वर्ष कर्ण चौपड़ गुफा। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष की थी, बहुत पूछा जाता है। अब ये शासक हैं और इनके यवन राजदूत कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन था? मेगास्थनीज था। बिंदुसार के समय डाइमेकस था। अशोक के समय डायनुसियस था। और भागभद्र के समय हेलियोडोरस था, जो वैष्णव मत का मानने वाला था। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया? 8वें वर्ष में। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम वर्षों में किस धर्म का अनुयायी हो गया? देखो ये जैन हो गया। पहले तो ये बौद्ध था, और बौद्ध जब था तो उसने बहुत काम किए, लेकिन बाद धम्म में सब इन्हीं का है। फिर जैन हो गए, तो जैन में इन्होंने जैन एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि आमतौर पर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होगा। पहले तो वो शैव धर्म का था, शायद कल्हड़ की राजतरंगड़ी ने ही इस बात को बताया कि कल्हड़ शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में वो हो गया बौद्ध धर्म का, इसके बाद फिर लास्ट में जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये देखो चाणक्य था। इसका जिक्र हम बहुत पहले कर चुके हैं। इसके बाद अब आता है अगला फैक्ट हमारा, धौली अभिलेख किस शासन से संबंधित है? अशोक के शासन से संबंधित है। और इसके बाद आता है रुम्मनदेही किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। इसका बुद्ध के जन्म से, और इसका एक नाम लुम्बिनी था। अशोक के शासन के 20वें वर्ष यात्रा की थी और कर घटाकर 1/8 कर दिया था। कलसी अशोक का शिलालेख जो उत्तराखंड में है। राजू कौन थे? ये मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे आते हैं, मौर्य काल में प्रतिवेदक कौन थे? ये घटनाओं को सूचना देते थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने।
इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो साथियों इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये बृहद्रथ था। सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है स्तंभ। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया, किसके समय में? अकबर के। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? अवंती का। तो साथियों इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स सम्मिलित किए हैं, और यदि आप इसे पढ़िए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।